बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम अल्काइलेशन जो है वो करेंगे। तो दैट इज़ टाइप, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर्स में हमने किया था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज ऑल। वो भी एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल थी। यानी कि हम कुछ रिएक्शंस अब करेंगे जो कि एग्जांपल्स होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो आज का हमारा होगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। इसका रिएक्शन करेंगे और इसका मैकेनिज्म जो स्टडी करेंगे। Friedel Crafts reactions, an alkyl group can be introduced into an aromatic ring by a reaction known as Friedel Crafts alkylation. अल्काइल ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग में आप दाखिल कर सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेवस एसिड। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो लेवस एसिड होगा। लेवस एसिड होता है जी इलेक्ट्रॉन जो हासिल करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज कार्ड लेवस एसिड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है, तो इस वजह से उसको लेवस एसिड कह देते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड इज ए लेवस एसिड। वो कहते हैं जी अल्काइलेशन करवाने के लिए आप एरोमेटिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के साथ लेवस एसिड में ट्रीट करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड की अल्काइलेशन हो जाएगी, दैट इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इसको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें एरोमेटिक रिंग से बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। In this reaction, aromatic compound is treated with an alkyl halide in the presence of leavous acids such as aluminum chloride, iron chloride, or certain other metal halides, which again act as a leavous acid, act as a catalyst, whereby an alkyl substituted aromatic compound is obtained। इस तरह ये alkyl substituted aromatic compound आपको हासिल हो जाएगा, जैसे ये टॉलिंग इस रिएक्शन के नतीजा में हासिल हुआ है। इफ़ द एरोमेटिक कंपाउंड इटसेल्फ इज नॉट लिक्विड, अगर एरोमेटिक कंपाउंड ये बेंजीन तो लिक्विड है, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिक्विड नहीं है तो वो कहते हैं जी नाइट्रोबेंजीन इज यूजली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो फिर नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्काइलेशन में। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। कहते हैं जी अल्काइल कार्बोकेटाइन जो है ये बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बना है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल हैलाइड। ये कैटालिस्ट जो है मेटल हैलाइड दैट इज लेवस एसिड इज द एक्चुअल अल्काइलेटिंग स्पीशीज इन दिस रिएक्शन व्हिच एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जो कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक्चुअल इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है जो अटैक करेगी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस रिएक्शन में ये सबसे पहले ये कैटालिस्ट जो कि लेवस एसिड और ये अल्काइल हैलाइड ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, Cl नेगेटिव जो है अपने अनशेयर्ड क्लोरीन अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इस एसिड में जो है वो दाखिल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और Ca3 पॉजिटिव। अब ये Ca3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन पे जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और ये अल्युमिनियम बन देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन निकलना है, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन होगी, मिथाइल दाखिल होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, रिंग अपनी एरोमेटिक रिएक्टर जो रिस्टोर करेगा, दोबारा गेन करेगा और प्रोटॉन यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ मिलेगा, एसिड बन जाएगा और AlCl3 कैटालिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट पर्टिकुलर केस इज फ्रेडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। अच्छा जी, वो कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग अल्कोहल्स और अल्कीन्स। वो कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन अब जरूरी नहीं कि अल्काइल हैलाइड्स को ही बेंजीन के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ ट्रीट करें, आप अल्कोहल या अल्कीन्स
के साथ भी अल्काइलेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी करवा सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को अल्कोहल या अल्कीन से ट्रीट करके भी अल्काइलेशन का रिएक्शन करवा सकते हैं। अल्कोहल्स आर अल्कीन्स एज दी alkylating agent because these reagents can also generate the alkyl carbocation required for this reaction, क्योंकि ये reagents भी कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं जो रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं। However, in the case of alcohol, since one of the reaction product is water, which can coordinate with the devastation, वो कहता है जी अल्कोहल्स के केस में जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बनेगा, लेकिन वो वाटर जो है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो कैटलिस्ट है वो एक मखसूस मकदार में एक स्टिकोमेट्रिक अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए, यानी ज़्यादा मकदार में आप कैटलिस्ट ना ऐड करें। सिंस वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज वाटर विच कैन कोऑर्डिनेट विद लेवस एसिड, स्टिकोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ द लेवस एसिड आर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए वो कहते हैं स्टिकोमेट्रिक क्वांटिटीज जो है वो लेवस एसिड चाहिए होगा, ज़्यादा मकदार में आप लेवस एसिड को इस्तेमाल इस रिएक्शन के लिए ना करें। इन केस ऑफ अल्कीन्स, a small amount of the halogenator is also required in addition to the catalyst। अल्कीन्स के केस में जो है वो कहता है जी कि अल्कीन्स के केस में कुछ मकदार जो है वो हेलोजेनेटर यानी HCl, HBr, HF की भी चाहिए होगी कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन देखिए, यानी AlCl3 इस कैटलिस्ट के साथ कुछ मकदार HCl की भी चाहिए होगी। द यूजफुल ये अल्कीन्स अल्काइनेटिंग एजेंट और ये अल्कीन जो है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है ये प्रोडक्ट बना, दैट इज अल्काइलेशंस। अल्कीन से भी करवा सकते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl। द यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू दी टू मेजर लिमिटेशंस। वो कहता है जी कि फ्रेडल-क्राफ्ट जो रिएक्शंस हैं इनका फ़ायदा जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें दो बड़े नुकाइस हैं, दो बड़े इसमें लिमिटेशंस एंड डिफेक्ट्स हैं। वो डिफेक्ट्स क्या हैं? पहला डिफेक्ट जी ए, सिंस अल्काइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग है, जैसे ही मिथाइल ग्रुप आपने एक्टिवेट किया ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड भी है, बेंजीन भी है। जैसे ही ये टॉलिन बन जाएगा तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग है और ये वाला फिर टॉलिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस बेंजीन से और मज़ीद रिएक्शन शुरू हो जाएगा और आर्दो और पैरा पे मज़ीद अल्काइलेशन शुरू हो जाएगी और ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेगा। अगर आप इस रिएक्शन से टॉलिन बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बनेंगी बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा। तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये इसका नुक्स है कि आप मिथाइल क्लोराइड और बेंजीन की रिएक्शन से टॉलिन बनाना चाहते हैं, टॉलिन नहीं बनेगा बल्कि और भी पॉली अल्काइलेशन प्रोडक्ट जो वो बनेंगे। Since alkyl group is activating, alkyl benzene are not generally more reactive than benzene itself and the reaction is not restricted to only monoalkylation। मोनोअल्काइलेशन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि पॉलीअल्काइलेशन होगी और आप जो बनाना चाहते हैं वो चीज़ बनेगी नहीं, कोई और चीज़ें मिक्सचर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स बन जाएगा। However, the प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग बेंजीन इन लार्ज एक्सेस। वो कहते हैं ये वाला प्रॉब्लम आप कम से कम कर सकते हैं अगर बेंजीन की मकदार रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो फिर आप ज़्यादा मकदार में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना सकते हैं। किसी हद तक ये लिमिटेशन जो है वो रिमूव कर सकते हैं बेंजीन अगर आप ज़्यादा मकदार में रखें। सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इट में अंडर दूसरा डिफेक्ट ये है जो कार्बोकेटाइन आप बनाएंगे बनता है इंटरमीडिएट में, इसका जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है और आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है, अगर बेंजीन से रिएक्ट करेगा जो कार्बोकेटाइन दरमियान में ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि ये स्टेट चेन एन प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो ऐसे, लेकिन ये रीअरेंज होके ज़्यादा मकदार में सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा देगा और जो स्ट्रेट चेन अल्काइल बेंजीन है वो कम मकदार में देगा क्योंकि खुद ब खुद जो है ना रीअरेंजमेंट हो जाती है कैटाइन की into a straight chain to branch chains. Since carbocation is formed as an intermediate, it may also undergo rearrangement before it attacks the aromatic ring. Aromatic ring पे attack करने से पहले rearrangement के अमल से गुजरता है, making it almost impossible to get an unbranched alkyl group substituted in an aromatic ring in reasonable yields. Unbranched alkyl group जो है वो ज़्यादा मकदार में फिर नहीं मिलते बल्कि branched alkyl group वाला बेंजीन ज़्यादा मकदार में मिलेगा, वो 65% ये बन रहा है, ये 35 का मिला। अच्छा जी, जैसे ये
प्रोडक्ट है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड अगर आप इस्तेमाल करें तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, ओनली प्रोडक्ट जो है वो टर्शियल ब्यूटाइल बेंजीन ही बनेगा। आपको स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेट चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं मिलेगी। Thus the possibility of rearrangement introduces an element of uncertainty about the product actually form। जो आप फिर प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, ये रीअरेंजमेंट का जो आंसर है, एलिमेंट है, ये आपके प्रोडक्ट में अनसर्टनटी डेवलप करेगा कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो पता नहीं क्या चीज़ बनेगी और कितनी परसेंटेज में बनेगा। तो आप जैसे यहाँ पे जो है वो वहाँ तो ये चाहिए था कि 100% एन प्रोपाइल बेंजीन बनता, ठीक है जी, प्रोपाइल बेंजीन बनता, लेकिन ये जस्ट 35% बना। तो उस तरह अनसर्टनटी डेवलप हो जाती है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। Students, that is the end of today's lecture. Allah Hafiz.